माही उसे छेड़ते हुए, काव्या जीजू जी का ख्याल रखती हो ना? काव्या कहीं तुम्हें देखकर जीजू जी दीवाने तो नहीं हो गए? काव्या लाल होकर हंस पड़ती है और कह देती है, नहीं, इन्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं। ये सुनकर आयुष थोड़ा चिढ़ जाता है और वहीं सबके सामने बोल पड़ता है, हाँ, मुझे पसंद नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है। काव्या आयुष की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनचाही शादी भाग 4 में। कहानी को समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को जरूर सुनें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब तक आपने सुना काव्या और आयुष की आपस में जोरदार तकरार होती है। आयुष काव्या को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। अब आगे आयुष से इस तरह के बर्ताव की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कहने को तो वो आयुष से बराबर लड़ झगड़ ली, मगर उसे आयुष की बातें बहुत बुरी लगीं। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। अपने आंसुओं को छुपाए हुए वो बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया जिससे साफ नज़र आ रहा था कि उसके अंदर आज आग लगी हुई है। उसका बस चलता तो वो इसी वक्त सिंघानिया मैंसन छोड़कर चली जाती, मगर जाए भी तो कहाँ जाए। अपने मायके भी हमेशा के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी बिना मर्जी से सिंघानिया खानदान में की थी। अब अगर वह ऐसा कुछ कदम उठाती है तो उसके माँ पापा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। यही सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया और कपड़े चेंज करके बाहर आई। सामने बैठे आयुष से नज़रें टकराईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़रें फेर लीं और अलमारी से एक चद्दर निकालकर सोफे पर मुंह ढककर लेट गई। यूं तो आयुष ने जानबूझकर ये सब किया था, मगर फिर भी उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। लेकिन वो भी दिल के हाथों मजबूर था। उसे डर था कि कहीं काव्या की नज़दीकी उससे प्यार करने पर मजबूर न कर दे। धीरे धीरे आयुष और काव्या नींद के गहरे आगोश में चले गए। पग फेरे की सुबह 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 घर में हलचल मची हुई थी। आयुष खामोश बैठा अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहा था, जबकि उसकी नज़रें बार बार काव्या पर चली जाती थी, जो तैयार होकर नीचे आ रही थी। काव्या ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में हल्का सा काजल। काव्या का रूप देखकर आयुष का दिल एक पल के लिए अटक सा गया। वो मन ही मन बुदबुदाया, क्यों बार बार ये लड़की मुझे अपने जाल में फंसा रही है? मुझे इसे देखना क्यों अच्छा लगता है? ना चाहते हुए भी मेरी नज़रें इसी की तरफ क्यों चली जाती हैं? जया जी, काव्या की सास, मुस्कुराकर, वाह काव्या, आज तो हमारी बहू बिल्कुल परी लग रही है, इतना कहते हुए उसकी बलैयाँ लेने लगती हैं। काव्या झेंप कर नीचे देख लेती है। आयुष अनचाहे ही उसकी तरफ देखता रह जाता है। काव्या को महसूस हो रहा था कि आयुष उसे ही देख रहा है। वो मन ही मन बुदबुदाई, खुद तो मुझे ऐसे घूरता है जैसे पहले कभी लड़की देखी ही नहीं, और मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैं इसके करीब आने की कोशिश करती हूँ। अगले ही पल अपना मुंह टेढ़ा करते हुए, ये लड़कों की फितरत ही ऐसी होती है। तभी आयुष के पापा आयुष से कड़क आवाज़ में बोले, आयुष, अब मुंह फाड़कर क्या देख रहा है? जा और बहू को पग फेरे की रस्म के लिए लेकर जा, और हाँ, बहू को उसके मायके छोड़कर 3 बजे आलोक, आयुष का फफेरा भाई, को एयरपोर्ट से ले आना। यशपाल सिंघानिया की कड़क आवाज़ सुनकर आयुष मानो नींद से जागा हो और जी पापा बोलकर
भागकर गया और काव्या के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। लेकिन काव्या कल वाली बात पर आयुष से नाराज़ थी। वो आयुष से धीरे से बोली, रहने दीजिए, मैं खुद ये काम कर सकती हूँ, कहते हुए पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगती है। आयुष नाक चढ़ाते हुए बोला, मैडम जी, मुझे आपका ड्राइवर बनने का कोई शौक़ नहीं है। अगर चलना है तो आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाइए। काव्या मुंह बनाकर आंखें मीचते हुए बोली, जी नहीं, मुझे आपके बगल में नहीं बैठना है, वरना आप फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं तुम्हारे बगल में आने के बहाने ढूंढती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनने का। आयुष के माता पिता काफ़ी देर से दूर खड़े इन दोनों की बातें सुन रहे थे। जया जी को सब समझ में आ रहा था। वो गाड़ी के पास आईं और बोली, काव्या बेटा, आगे सीट पर बैठ जाओ, वरना किसी को नहीं पता कि तुम्हारे और आयुष के बीच में क्या चल रहा है। ऐसे में अगर तुम्हें वहाँ किसी ने ऐसे पीछे बैठा देखा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। जया जी की बात सुनकर काव्या चुपचाप आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। आयुष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैडम मालकिन बनकर पीछे बैठेंगी, मैं इनका ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाऊंगा। आयुष के चेहरे की सातिर मुस्कान देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोली। गाड़ी स्टार्ट हुई, मगर काव्या खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही। आयुष बार बार उसे ही देख रहा था। जब काव्या कुछ नहीं बोली तो उससे रहा नहीं गया और वो काव्या को छेड़ते हुए बोला, आज क्या मिस बेचारी का मौन व्रत है जो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही? जब दो लोग सफ़र पर हों और बात ना करें तो सफ़र बहुत लंबा लगता है। और वैसे भी आज मौसम बहुत मज़ेदार है। ऐसे मौसम में गाना सुनने का मन कर रहा है। तुम्हें तो गाना आता नहीं होगा। सही है, गाना गाना हर किसी के बस की बात कहाँ। काव्या बहुत देर से आयुष की बकबक सुने जा रही थी, मगर इस बार खुद को रोक न सकी, क्योंकि आज मौसम ठंडा और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आयुष गाड़ी चला रहा था और काव्या खिड़की से बाहर बारिश को निहार रही थी। तभी काव्या गुनगुनाने लगती है। उसके सुर इतने मधुर थे कि आयुष चौंक कर उसे देखने लगता है। ये आवाज़, ये तो वही आवाज़ है जिसके लिए मैं सालों से बेचैन था। आयुष सोच में डूब जाता है। तभी अचानक गाड़ी एक गड्ढे से गुजरती है और काव्या झटके से आयुष के कंधे पर गिर पड़ती है। काव्या गुस्से से बोली, देखकर नहीं चला सकते, ध्यान कहाँ है? फिर मुझे ही बुरा भला सुनाओगे कि मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर गिरी थी। आयुष मुस्कुराकर, लगता है बारिश बाहर हो रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है। कहीं इस आग में मुझे जलाने का इरादा तो नहीं है? काव्या गुस्से से, बहुत मजाक सूझता है आपको, ध्यान से गाड़ी चलाइए। आयुष हंसते हुए, अरे अगर तुम इस तरह से पास आओगी तो गाड़ी पर ध्यान कौन रख पाएगा? काव्या तुनक कर, आपसे तो बात करना ही बेकार है। आयुष शरारत से, तो मत करो, मैंने कब कहा है मुझसे बात करो? मगर मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? काव्या, आपको मेरी इजाज़त की कब से ज़रूरत महसूस होने लगी मिस्टर सिंघानिया? आयुष मुस्कुराते हुए, आज और अभी से। काव्या इतराते हुए, अच्छा मैं भी तो सुनूं कि ऐसा क्या हो गया आज जो तुम्हारे चेहरे पर से ये मुस्कान नहीं हट रही है? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? आयुष थोड़ा झिझकते हुए, तुम जो थोड़ी देर पहले गीत गुनगुना रही थी वो कहाँ से सुना? मैं जानता हूँ ये गीत तुम्हारा तो नहीं हो सकता, जरूर तुमने इसे कहीं से सुना होगा। काव्या गुस्से से बोली, मेरे गाने से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं कुछ गाऊं ना गाऊं आपको क्या? चाहे ये गाना मेरा हो या किसी और का, आपको क्या? काव्या की बात सुनकर आयुष बोला, वो क्या है ना कि तुम्हारे गाने ने मुझे किसी की याद दिला दी। काव्या, किसकी?
आयुष काव्या की बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही काव्या बच्चों की तरह उछल पड़ी। हम घर पहुंच गए। आयुष की बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि सब लोग बाहर ही काव्या का इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही सब लोग काव्या को देख खुश हो जाते हैं। माँ पापा काव्या को गले लगाते हैं। उसकी माँ खुशी से रो पड़ती है। काव्या के पापा, अरे भाग्यवान, रोती ही रहोगी या फिर अपनी बेटी और दामाद का स्वागत भी करोगी। काव्या की माँ नौकरानी से पूजा की थाली मंगवाती है और अपने दामाद और बेटी की दरवाजे पर ही तिलक करके आरती उतारती है। दोनों एक साथ घर में प्रवेश करते हैं। दोनों एक साथ बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। काव्या की माँ, तुम दोनों सदा खुश रहो मेरे बच्चों। काव्या देखो कैसे चमक रही हो शादी के बाद। काव्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। आयुष सब देख रहा था। उसे पहली बार महसूस होता है कि काव्या की मौजूदगी सबके लिए कितनी मायने रखती है। शाम को काव्या की सहेलियां उससे मिलने आती हैं, जिनका नाम माही और साबी था। माही उसे छेड़ने लगती है। जीजाजी का ख्याल तो रखती हो ना? काव्या कहीं तुम्हें देखकर जीजाजी दीवाने तो नहीं हो गए? काव्या लाल होकर हंस पड़ती है और कह देती है, नहीं, इन्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं। ये सुनकर आयुष थोड़ा चिढ़ जाता है और वहीं सबके सामने बोल पड़ता है, हाँ, मुझे पसंद नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है। काव्या आयुष की बात सुनकर आंखें फाड़कर उसे देखकर सोचने लगती है, आयुष, मुझे पता है तुम ये सब किस लिए कह रहे हो। इसलिए ना कि सब लोगों के सामने मेरा मजाक न बन जाए। आयुष, तुम्हें समझ पाना मुश्किल है, लेकिन तुम सचमुच दिल के बहुत अच्छे हो। काव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी साबी उसे कोहनी मारते हुए कहती है, काव्या, जीजू तो बड़े ही हैंडसम हैं। सुहागरात कैसी गुजरी, हमें भी बताना। आयुष साबी की बात सुनकर शर्माते हुए वहाँ से उठकर एक्सक्यूज मी कहकर अपना फ़ोन की तरफ इशारे करते हुए बाहर निकल जाता है। काव्या, कैसी सुहागरात? जब हम दोनों की शादी में मर्जी शामिल ही नहीं तो कैसी सुहागरात? शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं होती, दो आत्माओं का मिलन होती है। और वैसे भी वो किसी और से प्यार करते हैं। और मैं भी अब तक उस डायरी वाले लड़के को नहीं भुला पाई। काव्या का जवाब सुनकर उसकी सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती हैं और चुप हो जाती हैं। माही धीरे से बोली, काव्या, मजाक अलग बात है, पर अगर दिल से नज़दीकियां नहीं होंगी तो रिश्ता कैसे निभेगा? काव्या आंखें झुकाकर बोली, तुम नहीं समझोगी माही, ये रिश्ता मेरे लिए जंजीर की तरह है। दिल तो मानो जैसे बंद कमरे में कैद कर दिया हो, और आयुष, वो तो जैसे मुझे दूर धकेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शाबी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शादी जंजीर नहीं, एक डोर होती है। काव्या, शायद आयुष भी अंदर से वही महसूस कर रहा हो जो तुम कर रही हो, बस जाहिर नहीं करता। काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, काश ऐसा हो, लेकिन मैं जब भी इस रिश्ते को निभाने की सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस डायरी वाले लड़के के साथ धोखा कर रही हूँ। शायद वो मेरा अब तक इंतज़ार कर रहा है। माही, काव्या, पागलपन मत कर। जिस लड़के की तू बात कर रही है वो सब एक तेरा ख्वाब है, और ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। काव्या, वो तेरा कल था और आयुष तेरा आज। अपने कल के लिए अपने आज को बर्बाद मत होने दे। अगर तेरी किस्मत में उस डायरी वाले लड़के से मिलना लिखा होता तो तू कब की उससे मिल ली होती, मगर तेरी किस्मत में आयुष सिंघानिया लिखा है, इसलिए उससे तेरी शादी हुई है। और शादी ब्याह के रिश्ते भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तू उस लड़के का इंतज़ार करती रह जाए और आयुष भी तुझे तलाक देकर
उस लड़की से शादी कर ले। इसलिए अच्छा होगा कि तू अतीत को छोड़कर आज में जीना सीख जा। तुझे पता है ना कि अगर उस लड़के से तू मिल भी ली तो क्या तेरे घर वाले उससे तेरी शादी होने देंगे? उनकी छोड़, क्या तू उससे शादी कर पाएगी? क्या तेरा दिल तुझे ऐसा करने देगा? पहले की बात और थी, अब तेरी शादी एक इज्जतदार घराने में हो गई है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तू खुद से नजरें ना मिला पाए, समझी तू? काव्या को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी सहेलियों की कही एक एक बात सही है, लेकिन अगले ही पल वो सवाल करती है, लेकिन आयुष तो किसी और से। माही काव्या की बात काटते हुए बोली, किसी और से क्या? तेरे कहने का मतलब प्यार करता है, मगर प्यार ही तो करता है, शादी तो नहीं की। लेकिन तेरी उससे शादी हुई है, तू पत्नी है उसकी, मगर वो मुझे अपनी पत्नी कहाँ मानते हैं? काव्या ने मायूसी के साथ कहा, नहीं मानता तो मानने लगेगा, तुझे बस उसका दिल जीतना है। और तूने देखा नहीं आयुष ने कितनी जल्दी कहा कि तू उसे पसंद है। तुझे क्यों नजर नहीं आता? उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार है, सच्ची चिंता है, और इस बात को ना तू समझ पा रही है और ना ही वो। काव्या, लेकिन कल उसने मुझसे खुद कहा था कि उसके दिल में कोई और है। मेरा उसके नज़दीक जाना उसे पसंद नहीं। काव्या की बात सुनकर साबी काव्या के कंधे पर हाथ रख कर बोली, कभी कभी हमें वो दिखाई नहीं देता जो एक्चुअली में होता है। हम वह देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आयुष बहुत अच्छा है, तुझे उसे समझने की कोशिश करनी होगी। आगे तेरी मर्जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। इस बारे में फिर बात करेंगे। अगर तुझे हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो कॉल करना, ठीक है? ओके बाय। बोलकर दोनों अपने घर के लिए निकल गईं। काव्या के काफ़ी देर माही और साबी की कही बातें उसके कानों के इर्द गिर्द घूमती रहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सही क्या गलत। शाम को जब सब लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे तो आयुष ऊपर कमरे में चला गया। काव्या भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही आयुष खिड़की से बाहर देख रहा था। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, लोगों के सामने वो सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। आयुष पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या करूं? चुपचाप देखता रहूं कि सब तुम्हें ताने मारें? मुझे बुरा लगता है जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है। काव्या चौंक गई। आपको मेरे लिए बुरा लगता है? आयुष हल्की हंसी के साथ, मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ। बस मेरी आदत नहीं है कि कोई मेरी बीवी को नीचा दिखाए। काव्या की आंखों में चमक आ गई, पर उसने छुपा लिया। बीवी तो मानते हैं लेकिन रिश्ता नहीं मानते। कितनी अजीब बात है। काव्या को अचानक याद आया कि घर से आते समय पापा ने आयुष को किसी को एयरपोर्ट से लाने के लिए कहा था, मगर वो तो गया नहीं। उसने आयुष से पूछा, आयुष तुम एयरपोर्ट से किसी को लेने जाने वाले थे मगर गए नहीं, क्यों? आयुष, क्योंकि उन महाशय ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि वो खुद टैक्सी लेकर चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरी इंजॉयमेंट में कोई दखल पड़े। आयुष की बात सुनकर काव्या मुस्कुराने लगती है। उसके मासूम चेहरे पर वही मुस्कान देखकर आयुष उसमें खो गया और सोचने लगा, काव्या की मुस्कान तो बिल्कुल उस लड़की से मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? काव्या की आवाज़, काव्या की हंसी, ऐसा क्यों लगता है जैसे जिसे मैं रोज़ इधर उधर ढूंढता फिरता हूँ, वो कहीं यही तो नहीं? आयुष धीरे से, काव्या तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी पहचान है। जब तुम गुनगुनाती हो तो तुम्हारी आवाज़ मुझे किसी की याद दिलाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जब तुम मुस्कुराती हो तो उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमने लगता है। काव्या चौंक कर उससे पूछती है, किसका चेहरा?
किसकी बात कर रहे हो तुम? आयुष चौंक कर काव्या को देखने लगता है, मानो नींद से जागा हो, और सोचने लगा, ये मैं क्या कह गया। अपनी बात पलटते हुए बोला, वो कुछ नहीं। इतना कहकर फिर से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। काव्या सोचने लगी, आखिर आयुष किसकी बात कर रहा था? शायद वो उसी लड़की की बात कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो लड़की कौन है। तो दोस्तों, देखना ये है, क्या काव्या उस लड़की का पता लगा पाएगी? क्या काव्या ही वही लड़की है जिसकी तलाश में आयुष 4 साल से पागल है? क्या काव्या अपनी डायरी का राज खोलेगी? और क्या ये अनचाही शादी अब सच्चे प्यार में बदल पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट, अनचाही शादी पार्ट 5। इस कहानी में आपकी राय क्या है और ये पार्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।